हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? मैं तो बहुत ही बढ़िया, उम्मीद करता हूं आप भी बहुत ही बढ़िया होंगे। बच्चों, आज बच्चों मैंने आपसे प्रॉमिस किया हुआ था कि 27 ऑफ जनवरी 2026 से मैं आपको सेमेस्टर 2 की क्लासेस देने लगूंगा। इससे पहले कि मैं आपको क्लासेस शुरू करूं, मैं चाहता हूं कि आप जल्दी से क्विक रिकैप ले लें। रिकैप नहीं, मैं कहूंगा क्विक रिव्यू ले लें अपने सिलेबस का कि आखिर आपको अपने सेमेस्टर 2 में क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं और उनमें क्या क्या कंटेंट्स पढ़ने हैं। तो जरा जल्दी से आइए बच्चों, और हम लोग ज्यादा समय ना बर्बाद करते हुए जल्दी से एक सिलेबस को देख ले। हालांकि ये सिलेबस हमने सेमेस्टर 1 के टाइम पे भी देखा था, लेकिन सेमेस्टर 2 के टाइम पे हम लोग थोड़ा अच्छे से देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर मैं प्रॉपर आपकी क्लासेस ले रहा हूँ। ठीक है, तो आइए जरा सेमेस्टर 2 की सिलेबस को हम लोग जरा गौर से देख लें। ये बच्चों सेशन 2025-2027 के लिए, यानी कि 25 से 27, 25 to 27 के लिए ये सिलेबस है, सेशन है, ये सेमेस्टर 2 है। और ये आपका पीजी ट्रेडिशनल अंडर सीबीसीएस, यानी कि आपके सेमेस्टर वाइज जो एग्जाम्स हो रहे हैं उसके लिए। और ये बच्चों मैं हूं, कहीं भूल तो नहीं गए मुझे आप? मैं ही हूं ये। ठीक है, आइए जरा आगे बढ़ते हैं। ये सारी चीजें, ये सारी ड्रिल्स हमने पहले भी कर रखी हैं, तो मैं नहीं समझता हूं कि इसके बारे में हमें कुछ बात करने की जरूरत है। ये हमने पहले ही कर रखा है। तो मैं सीधा आपको लेके आता हूं हमारे सब्जेक्ट्स के बारे में। कि डिस्क्रिप्शन ऑफ पेपर्स फॉर एमकॉम डिग्री इन द फैकल्टी ऑफ कॉमर्स अंडर सीबीसीएस फॉर सेशन 2018 एंड 2020 एंड ऑनवर्ड्स, यानी कि 2018-2020 से लागू हुआ है और अभी तक चल रहा है। और हम लोग किस सेशन में हैं? तो हम लोग हैं 25 से 27 वाले सेशन में, यानी कि हमें भी यही चीजें पढ़नी है। अब बच्चों, अगर आपको याद हो तो हमने 4 कॉम सीसी वाले पेपर्स सेमेस्टर 1 में पढ़े थे और एक एबिलिटी एनहांसमेंट कंपलसरी कोर्स वाला पेपर पढ़ा था, जो कि स्वच्छ भारत अभियान एंड एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के ऊपर था। लेकिन अब यहां पर आप कमाल देखेंगे कि आपके 5 कॉम सीसी पेपर्स है, यानी कि कोर पेपर्स आपके 5 हैं और एक एबिलिटी एनहांसमेंट पेपर है, जिसके बारे में मैं आराम से बात करूंगा। ये देखिए, मैंने आपके लिए स्टार मार्क कर रखा है, तो मैं इसके बारे में आराम से बात करूंगा। पहले मैं जरा आपके कॉम सीसी वाले पेपर्स के बारे में बात कर लेता हूं। तो मैंने आपको पहले ही बोला कि हमें 5 कॉम सीसी पेपर्स पढ़ने। कितने? 5। और इन टोटल अगर मैं बात करूं तो हमें कितने पढ़ने हैं? 6। यानी कि हमसे पूछे कि टोटल कितने पेपर्स हैं, तो 6 पेपर्स हैं। लेकिन अगर कॉम सीसी के कितने पेपर्स हैं तो हम कहेंगे 5 पेपर्स हैं। ठीक है, तो ये आपका सेमेस्टर 2 है बच्चों। और सेमेस्टर 2 में आपका पहला है कॉम सीसी 5, जिसमें कि हमें पढ़ना है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में। सेम वही मार्किंग स्कीम है, 100 CIA 30 ESE 70। तो मैं उसमें नहीं जा रहा, मैं बस आपको सब्जेक्ट्स के नाम बता देता हूं पहले। कॉम सीसी 6 जो है वो है मार्केटिंग मैनेजमेंट का, यानी कि हमें इसमें मार्केटिंग के बारे में पढ़ना है और मैनेज कैसे कर सकते हैं, यानी कि मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट्स वगैरह जो हमने पढ़े थे कॉम सीसी 1 में, उन मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट्स को यूज करते हुए मार्केटिंग कैसे की जाती है। तो बेसिकली मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मैनेजमेंट को हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। नाउ सेम फाइनेंशियल मैनेजमेंट, यहाँ भी हम लोग मैनेजमेंट पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे मार्केटिंग के मैनेजमेंट को नहीं पढ़ेंगे बच्चों। यहाँ पे फाइनेंस, दैट इज मनी एंड मनी रिलेटेड थिंग्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि उनको कैसे मैनेज किया जाता है। नाउ कॉम सीसी 8 इज कॉर्पोरेट लीगल फ्रेमवर्क, यानी कि यहाँ पर हम लोग थोड़े लॉ की बातें करेंगे, जैसे कि बड़े सारे लॉज, कंपनीज एक्ट, सेबी एक्ट, IRDA एक्ट और बड़े सारे एक्ट्स हैं, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। ना मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इसमें हम लोग कॉस्ट वगैरह की बात करेंगे थोड़ी बहुत ही। एंड AECC एबिलिटी एनहांसिंग पेपर। अब कॉम सीसी तो बच्चों ध्यान रखिएगा 5, 6, 7, 8, 9 ये तो कंपलसरी है, ये तो आपको हर हाल में पढ़ना है। लेकिन AEC इस बार, जैसा कि मैंने आपको सेमेस्टर 1 के टाइम पे बताया था कि सेकेंड सेमेस्टर में हमारे पास बास्केट ऑफ सब्जेक्ट्स होंगे, यानी कि कई सारे सब्जेक्ट्स होंगे जिनमें से कि कोई एक सब्जेक्ट हमें पढ़ना होगा। ठीक है, तो अगर मैं आपको AEC के बारे में पहले बताऊं तो AEC के बारे में आप जरा देखिए बच्चों कि AEC स्टैंड्स फॉर एबिलिटी एनहांसिंग कोर्स, यानी कि ये कंपलसरी कोर्स नहीं है। जैसे स्वच्छ भारत अभियान था ना, वो एबिलिटी एनहांसिंग कंपलसरी कोर्स था, AECC था, ये सिर्फ AEC है, यानी कि ये कंपलसरी नहीं है। इसमें से क्या है कि ये ऑप्शनल पेपर्स है, इनमें से कोई भी आप चुन सकते हैं। लेकिन अभी तक जैसी मेरी बात हुई है, तो मुझे जैसा पता चला है, मैं आपको बता देता हूं कि मुझे जैसा पता चला डिपार्टमेंट से और यूनिवर्सिटी से, तो
इसमें क्या है कि डिपार्टमेंट या यूनिवर्सिटी ही हमें सब्जेक्ट अलॉट करेगी। तो फिर मैंने पूछा कि आखिर कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जो आप हमें देंगे, तो उन्होंने बोला है कि ये अभी क्लैरिटी नहीं है, ये आपके डीन बताएंगे। तो हमारे डीन जो कि प्रोफेसर डॉक्टर इम्तियाज हसन सर हैं, अभी मेरी उनसे बात नहीं हो पाई है, जैसे ही होगी मैं आपको इन ड्यू कोर्स इन्फॉर्म कर दूंगा कि आखिर कौन सा सब्जेक्ट हमें पढ़ना है एईसी में। तो अभी आप एईसी को इग्नोर कर दीजिए कि कोई भी सब्जेक्ट हो, हमें पढ़ना तो है ही। अभी हम लोग कॉम सीसी पे फोकस करेंगे, ठीक है, यानी कि कॉम सीसी 5, 6, 7, 8 एंड 9 पे फोकस करेंगे। बड़े सारे सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पे, ये पूरा इसको बास्केट बोला जाता है बच्चों। अब इस बास्केट ऑफ सब्जेक्ट्स में कौन सा आपको मिलेगा ये आप देख लेंगे। तो ये बड़े सारे सब्जेक्ट्स लिखे हैं, कंप्यूटर एंड आईटी स्किल्स, वेब डिजाइनिंग, फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, मशरूम कल्चर, बायो फर्टिलाइजर प्रोडक्शन, एनवायरमेंटल लॉ, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, लाइफ स्किल एंड डेवलपमेंट एंड योगा स्टडीज। अब इनमें से कौन सा हमें मिलता है, गॉड नोज, देखते हैं। अब ये सब बातें मैंने आपको सेमेस्टर 1 के टाइम पे बता रखी है, तो आई डोंट थिंक कि इसमें कुछ वैसा है बताने लायक। मैं सीधा सब्जेक्ट्स की तरफ आता हूं ना। अगर आप जरा देखेंगे तो मैं अगर सब्जेक्ट का एनालिसिस कर दूं थोड़ा सा आपको कि किसमें क्या क्या पढ़ना है, एक ब्रीफली मैं आपको अगर एक ब्रीफ आइडिया दे दूं, बाकी हम जो भी सब्जेक्ट शुरू करेंगे उसमें उसके पूरे सिलेबस को अच्छे से समझेंगे कि आखिर ये क्या है, इसमें हर यूनिट में क्या क्या पढ़ना है और ये सब्जेक्ट हमें क्यों पढ़ना है, एमकॉम लेवल पे सब्जेक्ट को डालने का क्या पर्पस है, आखिर क्या इंपॉर्टेंस है जिसकी वजह से ये सब्जेक्ट हमारे सिलेबस का पार्ट है। वो सारी बातें मैं सब्जेक्ट शुरू होने के साथ करूंगा, लेकिन अभी बस मैं एक बर्ड्स आई व्यू आपको दे देता हूं कि आखिर हमें किस सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले तो बच्चों कॉम सीसी 5 हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है। ह्यूमन रिसोर्स तो आप समझते ही होंगे, कंपनी में काम करने वाले लोगों को ह्यूमन रिसोर्स कहा गया है, और बड़ा अच्छा है, सिर्फ ह्यूमन मैनेजमेंट नहीं कहा गया, रिसोर्स कहा गया है। रिसोर्स तो आप जानते हैं कि किसी भी तरह की चीज जिसका कि फ्यूचर में बेनिफिट मिले उसे रिसोर्स कहते हैं। तो ह्यूमन आज के डेट में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स फॉर एनी कंपनी, इस तरह से आप समझे। क्योंकि अब आप कहेंगे सर एआई आ गया है, बड़े सारे ह्यूमंस को निकाला जा रहा है। अरे बच्चे, बड़े सारे ह्यूमंस को निकाला जा रहा है वो ठीक है, मैं आपकी बात से एग्री करता हूं, बट स्टिल कुछ तो ह्यूमंस रह जाएंगे, और जो रह जाएंगे उनको कैसे मैनेज करना है ये हम लोग इस सब्जेक्ट में सीखेंगे। तो 5 यूनिट्स हैं ओवरऑल 5 यूनिट्स हैं इसमें। तो यूनिट 1 में आप बात करेंगे कि कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन एंड ह्यूमैनिटी के बारे में, बहुत भारी बात कर दी है इन्होंने। कॉन्सेप्ट एंड डिमेंशंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड ऑब्जेक्टिव्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, यानी कि ओवरऑल ये 3 टॉपिक्स हैं जिनमें कि कई सारे सब टॉपिक्स हैं, तो इसको हमें कवर करना है यूनिट 1 में। अब यूनिट 2 की अगर बात करें तो सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की बात करेंगे कि आपने बच्चों किसी एम्प्लॉय को कैसे सेलेक्ट करना है। आप किसी को भी ऐसे थोड़ा ना उठा के कंपनी में ले जाएंगे, आप कुछ तो क्राइटेरिया रखेंगे, तो कैसे सेलेक्ट करेंगे किसी पर्सन को, वहां पे इसकी बात होगी, यहाँ पे उसकी बात होगी। और फिर आपने उसको सेलेक्ट कर लिया है, तो अब उसको आप ट्रेन कैसे करेंगे, अपने काम के हिसाब से उसको कैसे ट्रेन करेंगे, आपकी कंपनी जो उसे चाहती है उसमें उसको ट्रेनिंग कैसे देंगे, उसकी ओवरऑल डेवलपमेंट कैसे करेंगे, इसके बारे में यहाँ पे बातें होंगी। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले मैन पावर प्लानिंग के बारे में पढ़ेंगे। मैन पावर प्लानिंग बेसिकली ये होता है बच्चों की हमारी कंपनी में कितने मैन पावर की रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले तो प्लान करना होगा। याद कीजिए, मैनेजमेंट कुछ भी हो, सबसे पहला स्टेप तो प्लानिंग ही होता था ना, कि प्लान करेंगे। बिना प्लानिंग के तो कोई काम होता नहीं है। वो कहते हैं ना कि इफ यू आर फेलिंग टू प्लान, सॉरी इफ यू आर प्लानिंग, नहीं सॉरी, हाँ वो कहते हैं ना, इफ यू आर फेलिंग टू प्लान देन यू आर प्लानिंग टू फेल। तो सबसे पहले आपको मैन पावर प्लानिंग करनी है। फिर आपको सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट के बारे में करना है कि किन किन सोर्सेज से आप रिक्रूटमेंट कर सकते हैं, यानी कि नए लोगों की भर्तियां जो आप कंपनी में करते हैं उनको अपनी कंपनी में रिक्रूट करने के कौन कौन से सोर्सेज हैं। फिर सिलेक्शन प्रोसीजर्स क्या होंगे आपके। कई बार आपने सुना होगा कि बड़ी सारी कंपनीज पहले पर्सनल इंटरव्यू राउंड, पहले जीडी राउंड करती है, ग्रुप डिस्कशंस कराती है, और उससे भी पहले एक बार वो रिटन ले लेती हैं। रिटन में से सिलेक्शन होने के बाद फिर ग्रुप डिस्कशन होता है, ग्रुप डिस्कशन के बाद फिर आपका पर्सनल इंटरव्यू होता है, वो आपका फाइनल राउंड होता है।
उसके बाद जो लोग सेलेक्ट होते हैं उनको ऑफर लेटर दिया जाता है। फिर ट्रेनिंग मेथड्स के बारे में हम पढ़ेंगे कि मान लीजिए किसी एम्प्लॉय का सिलेक्शन तो हो गया, लेकिन अब उसको जो ट्रेनिंग चाहिए ताकि वो अपने काम को प्रॉपरली कर सके, वो कैसे कैसे ट्रेनिंग, किन किन मेथड से हम उनको ट्रेन कर सकते हैं। डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स हमने ट्रेन भी कर दिया, बट हम चाहते हैं कि वो डेवलप हो। ह्यूमन रिसोर्स जो कि ठीक है काम कर पा रहा है बट बहुत अच्छे से नहीं कर पा रहा है, तो हम चाहते हैं कि उसकी एफिशिएंसी को निखारें, उसको और अच्छे से काम करने के लिए मोटिवेट करें। तो हम ऐसा क्या करें, किस तरह से अपने ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप कर सकते हैं, यहाँ पे उनकी बातें होंगी ना। अगर यूनिट 3 की बात करें तो हम लोग एम्प्लॉय रिलेशंस की बात कर रहे हैं। एम्प्लॉय रिलेशंस की बात करने का मतलब ये हो रहा है बच्चों कि ऐसा नहीं है कि कंपनी का ओनर है एम्प्लॉय को पकड़ के अपनी बेटी की शादी कर देगा, वो वाले रिलेशन की बात नहीं हो रही है। एम्प्लॉय रिलेशन की बात बेसिकली ये है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के हेड में और एम्प्लॉयज के बीच में कैसा रिलेशन होना चाहिए बच्चों, किस तरह का रिलेशन होना चाहिए, उसकी बात हो रही है यहाँ पे। तो कॉन्सेप्ट एंड इंपॉर्टेंस ऑफ डिपार्टमेंटल रिलेशनशिप बच्चों हमने पढ़ा था, मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट में हमने डिपार्टमेंटेशन के बारे में पढ़ा था, याद कीजिए अगर कुछ याद आ रहा होगा आपको। तो मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट में हमने डिपार्टमेंट्स एंड डिपार्टमेंटेशन के बारे में पढ़ा था। तो कई सारे डिपार्टमेंट होते हैं, सपोज कीजिए कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है। अब अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट फाइनेंस डिपार्टमेंट में अगर तालमेल नहीं हो तो आपको लगता है कि कंपनी ग्रो कर पाएगी? इस तरह से जितने भी डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं कंपनी में, एक ऑर्गेनाइजेशन में, अगर उन सबके बीच में अच्छी तालमेल ना हो बच्चों, अच्छा रिलेशनशिप ना हो, तो क्या लगता है आपको कंपनी ग्रो कर पाएगी? नहीं बच्चे, कंपनी बर्बाद हो जाएगी। तो इसीलिए हम लोग ये जरा सीखेंगे इसमें। फिर देखेंगे ट्रेड यूनियंस एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग। ट्रेड यूनियंस वगैरह आपने सुना है? नहीं सुना तो मैं जरा बता दूं कि बड़े सारे एम्प्लॉयज मिलके एक ग्रुप बनाते हैं और उस ग्रुप को रजिस्टर्ड करा लेते हैं कि ये हमारे लिए एक यूनियन है, और फिर उसका एक हेड चुनते हैं जिसको यूनियन लीडर बोलते हैं। तो क्या होता है ना कि सारे एम्प्लॉयज मिलके थोड़ा ना बॉस के पास जाएंगे कि सब चले गए बॉस के ऑफिस में, घुस गए और फिर चिल्ला रहे हैं, तो फिर बॉस क्या सुनेगा? तो सारे लोग मिलके अपनी बात को रखते हैं और लीडर्स जो होते हैं, यूनियन लीडर्स, वो जाके बॉसेस से बात कर लेते हैं। तो इस तरह से बातें होती हैं। फिर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ट्रेड यूनियंस। ट्रेड यूनियंस की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, ये भी हम लोग देखेंगे। फिर ह्यूमन रिसोर्स अप्रेजल, कि हमारे यहाँ जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उन्होंने पूरे साल काम किया, अब उनका अप्रेजल भी तो करना है। अप्रेजल करने का मतलब होता है बेसिकली बच्चों इवैल्यूएट करना, उनके परफॉर्मेंसेस को इवैल्यूएट करना। हम उनके परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करेंगे एज अ ऑर्गेनाइजेशन, तभी तो हम ये डिसाइड कर पाएंगे ना कि किसको प्रमोशन देना है, किसको परफॉर्मेंस बेस्ड बोनस देना है, किसने अच्छा काम किया, किसको कुछ कमीशन एक्स्ट्रा देना है, किसको कुछ सैलरी एक्स्ट्रा देनी है, किसको कुछ मॉनेटरी या नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स देनी है डिपेंडिंग अपॉन देयर परफॉर्मेंसेस। तो ये कैसे पता चलेगा हमें? ये तभी तो पता चलेगा जब हम सबके काम को क्या करेंगे, अप्रेजल करेंगे, दैट इज रिव्यू करेंगे। तो यहाँ पे हमें कॉन्सेप्ट एंड सिग्निफिकेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स अप्रेजल के बारे में बात करनी है एंड क्राइटेरिया ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल के बारे में बात करनी है। यूनिट 5 बात करता है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग की। अब बच्चों ध्यान रखिएगा, ये बड़ा ही प्यारा कॉन्सेप्ट है और बड़ा ही नया कॉन्सेप्ट है। पहले बच्चों ह्यूमन को रिसोर्स कवर ही नहीं करते थे, ह्यूमन को एज अ रिसोर्स कवर ही नहीं करते थे, फिर कवर करने लगे, फिर कहा कि इनकी अकाउंटिंग करनी चाहिए। तो दिक्कत ये है कि कैसे करेंगे अकाउंटिंग? तो फिर धीरे धीरे कॉन्सेप्ट्स डेवलप हुए कि ह्यूमन रिसोर्स की अकाउंटिंग कैसे होगी और उनकी ऑडिटिंग कैसे होगी। ठीक है, तो ये सारी बातें हम लोग पढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट्स रिलेट टू एचआर अकाउंटिंग, दैट इज ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, एंड मेथड्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। ये सारी चीजें हमें इस यूनिट 5 में कवर करनी है। तो ये था आपका बच्चों कॉम CC5 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का सिलेबस। उम्मीद करता हूं कि आपको सिलेबस का एक क्विक आइडिया लग गया होगा। बाकी जब हम लोग सिलेबस को स्टार्ट करेंगे इसके, तो वहां पे मैं फिर से अच्छे से प्रॉपर्ली हर एक यूनिट को डिटेल में एक्सप्लेन करता हुआ चलूंगा। नाउ कमिंग टू दी कॉम CC6। अगर मैं कॉम CC6 की बात करूं तो ये है मार्केटिंग मैनेजमेंट, यानी कि यहां पर हम मैनेजमेंट के उस एरिया की बात करेंगे। ध्यान दीजिएगा, हम वो वाले मैनेजमेंट की बात नहीं करेंगे जो हमने मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट में पढ़ा था। वो तो बच्चों एक जेनरिक सब्जेक्ट था मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट, उसमें से एक छोटा सा पार्ट निकाला हमने
जो मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई कर रहा है ओनली इन द फील्ड ऑफ व्हाट, मार्केटिंग। आप देखते होंगे ना आजकल हर एक कंपनी मार्केटिंग करती है। वो एक जनरल वो यूज करते हैं ना वर्ड कि जो दिखता है वो बिकता है, नो पब्लिसिटी इज अ बैड पब्लिसिटी। ये सारी चीजें कहां से आ रही है, मार्केटिंग से आ रही हैं। जितनी ज्यादा लोगों को हमारे प्रोडक्ट्स के, हमारे सर्विसेज के बारे में पता होगा, उतना ही ज्यादा वो हमारे गुड्स या सर्विसेज को अवेल करेंगे और हमारे रेवेन्यू जनरेट होंगे। तो मार्केटिंग बहुत ही आज के डेट में क्रूशियल इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है फॉर अ कंपनी। आप लिमिटेड बजट में कैसे अच्छे से अच्छे, बेहतर से बेहतर मार्केटिंग कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं कंपनी के लिए, सारा गेम इस पे आ गया बच्चों। तो आइए जरा देखते हैं। सबसे पहले तो मार्केटिंग मैनेजमेंट के फंडामेंटल्स की बात करनी है। फंडामेंटल्स मतलब बेसिक्स के बारे में, फाउंडेशंस के बारे में, यानी कि हम लोग बेसिक समझेंगे कि मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या होता है। तो देखिए, कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट हमें पढ़ना है। हमें नेचर एंड स्कोप ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट पढ़ना है, यानी कि ये बेस की बात कर रहा है कि हमें बेसिक आइडिया जनरेट होगा व्हाट इज मार्केटिंग मैनेजमेंट, उसके कॉन्सेप्ट्स क्या है, नेचर क्या है, स्कोप क्या है, क्या क्या चीजें कवर्ड है उसमें। नाउ कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू बायर्स एंड सेलर्स मार्केट, concept of consumer and industrial markets and concept of market segmentation। ये सारी चीजें हमें पढ़नी है। मैं डिटेल में बात करूंगा, लेकिन अभी मैं बस आपको एक आइडिया दे रहा हूं, क्विक आइडिया दे रहा हूं कि क्या बातें करनी है हमें। ना यूनिट 2 हमें बात करनी है मार्केटिंग एनवायरनमेंट की। यूनिट 2 जो है उसमें हमें माइक्रो एंड मैक्रो एनवायरनमेंट की बात करनी है, जिसमें कि द कंपोनेंट्स एंड देयर रोल इन मेकिंग मार्केटिंग डिसीजंस के बारे में बात करनी है। ना अगर यूनिट 3 पे अगर मैं आऊं तो मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, इसको बच्चों यहां पे बोला जाएगा MIS। ध्यान रखिएगा, ये वो वाला MIS नहीं है जो हमने COMCC1 मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट में पढ़ रखा है, वो था मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ध्यान रखिएगा, वो MIS क्या था, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। बट ये MIS जो है ये मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम नहीं है, ये है मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये देखिए जरा, मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये है MIS। यानी कि COMCC 6 में जो है MIS का मतलब होगा मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, और COMCC 1 में MIS का मतलब क्या था, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। बोलिए जरा, क्या ये बात ठीक है? नाउ सब सिस्टम्स ऑफ मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, मैनेजमेंट ऑफ इनपुट्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ MIS दैट इज मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। कई बात आप समझ रहे हैं ना। अब मार्केटिंग की बात हो रही है तो बच्चों इसमें कंज्यूमर्स के बिहेवियर को कैसे इग्नोर कर सकते हैं। अब अगर मार्केटिंग की बात हो रही है तो उसमें कंज्यूमर्स के मद्देनजर ही हमें मार्केटिंग करनी पड़ेगी। कंज्यूमर्स के बिहेवियर को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं एज ए कंपनी, क्योंकि हम अगर टारगेट कर रहे हैं किसको, आखिर किसको टारगेट कर रहे हैं हम तो कंज्यूमर्स को ही टारगेट कर रहे हैं। और कंज्यूमर्स को अगर टारगेट कर रहे हैं बच्चों, तो उनके बिहेवियर पैटर्न को हमें समझना बहुत जरूरी है, तभी हम अपने मार्केटिंग के बजट को या फिर मार्केटिंग कैंपेन को प्लान कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कहता है कि अंडरस्टैंडिंग कंज्यूमर बिहेवियर एंड फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग कंज्यूमर बिहेवियर, यानी कि ये दो चीजें इसमें पढ़नी है यूनिट 4 में। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट यूनिट 5, ये बच्चों बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मार्केटिंग मिक्स। क्या होता है मैं बहुत डिटेल में आपको बताऊंगा, लेकिन अभी बस मैं बता दूं आपको कि यहां हमें कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग मिक्स पढ़ना है, दी सब मिक्सेस ऑफ मार्केटिंग मिक्स पढ़ना है, यानी कि मार्केटिंग मिक्स के अंदर कौन कौन से मिक्स आते हैं वो पढ़ना है। जैसे कि प्रोडक्ट मिक्स के बारे में पढ़ना है हमें, तो प्रोडक्ट के बारे में कॉन्सेप्ट, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, प्रोडक्ट इनोवेशन, प्रोडक्ट लाइन, पैकिंग एंड पैकेजिंग। वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस, एग्जाम के लिए पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पैकिंग एंड पैकेजिंग। नाउ ब्रांडिंग, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, ये सारी चीजें हमें प्रोडक्ट से रिलेटेड पढ़नी है। नाउ अगर प्रमोशन के बारे में हम बात करें तो ये प्रमोशन वो वाला प्रमोशन नहीं है जो एक एम्प्लॉय को जॉब में मिलता है, ये प्रमोशन वो वाला प्रमोशन है जो हम किसी भी प्रोडक्ट का प्रमोशन करते हैं। जैसे कि मान लीजिए मेरी ऐसे क्लासेस आ रही हैं या कुछ भी आ रही हैं, तो कैसे आप देखते हैं कि अलग अलग ग्रुप्स में जो भी एडमिन है मैं उनको कहता हूं तो वो पोस्ट कर देते हैं। तो ये क्या है, एक तरह से बच्चों ये प्रमोशन ही तो है, और क्या है, यानी कि लोगों को किसी चीज के बारे में अवेयर कराना,
ये क्या है? प्रमोशन ही तो है, ठीक है। तो हम इस वाले प्रमोशन की बात कर रहे हैं, तो इसके कॉन्सेप्ट्स के बारे में समझेंगे, कंपोनेंट्स के बारे में समझेंगे, पब्लिसिटी, सेल्स प्रमोशन, पर्सनल सेलिंग, कॉज रिलेटेड एंड स्पॉन्सरशिप मार्केटिंग, वर्ड ऑफ माउथ प्रमोशन। ये बच्चों बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप इंपॉर्टेंट समझिए एग्जाम के लिए। वर्ड ऑफ माउथ प्रमोशन, वर्ड ऑफ माउथ प्रमोशन के बारे में हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, हर चीज के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन वर्ड ऑफ माउथ के बारे में आपने सुना होगा कि मैं छोटा सा बता देता हूं आपको वर्ड ऑफ माउथ, कि जब कोई चीज की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, ध्यान रखिएगा, जब किसी प्रोडक्ट की क्वालिटी इतनी अच्छी हो कि जो भी कोई उसको यूज कर रहा है वो अपने से जुड़े हुए आगे किसी को भी उस प्रोडक्ट के बारे में बताए और बोले कि देखो मैं इस प्रोडक्ट को या इस सर्विसेज को अवेल कर रहा हूं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड हूं, तुम भी यूज करो। बच्चों मैं आपको बता दूं कि इस दुनिया में सबसे बड़ा अगर प्रमोशन का कोई तरीका है तो वो है वर्ड ऑफ माउथ। जैसे कि सपोज कीजिए मैं अगर कितना भी एडवर्टीजमेंट रन कर लूं वो एक तरफ है, लेकिन आप मुझसे पढ़ के जाएं और आप अपने जूनियर्स को बताएं कि यार ऐसे ऐसे ये सर हैं, बड़ा अच्छा ही पढ़ाते हैं, एक बार जरा तुम इनकी क्लासेस देखो, तुम्हें बहुत सेटिस्फैक्शन मिलेगा, प्रॉपरली हर कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से डील करते हैं, चाहे थ्योरी हो चाहे प्रैक्टिकल हो। अब आप बताइए वो बच्चा जो है जूनियर आपका, वो एडवर्टीजमेंट्स पे ज्यादा फोकस करेगा या आपकी बात को सुनेगा? वो आपकी बात को सुनेगा, क्योंकि वो ये समझेगा कि अरे इसने किया है, इसको रिजल्ट्स मिले हैं, अब ये मुझे बता रहा है, तो वो आपकी बात को ज्यादा समझेगा। तो यही होता है बच्चों वर्ड ऑफ माउथ। जब कोई किसी को अपने यूज किए हुए प्रोडक्ट्स के बारे में बताए और समझाए कि मैं बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड हूं इस प्रोडक्ट से या इस सर्विसेज से मैं बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड हूं और तुम भी यूज करो, तो इसको हम लोग वर्ड ऑफ माउथ बोलते हैं। नाउ प्राइसिंग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, पॉलिसी, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटेजीज, कई सारे प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज होती हैं, जैसे कि हम लोग पढ़ेंगे प्राइस पेनिट्रेशन, स्कीमिंग ऑफ प्राइसिंग, बहुत सारी चीजें हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं। फिर प्लेस के बारे में पढ़ेंगे, लेवल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशंस, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। नाउ कॉम सीसी 7 अगर मैं बात करूं फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, तो यूनिट 1 है हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब यूनिट 1 ही है, सब्जेक्ट का नाम फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो आप बेसिकली क्या समझेंगे यहाँ पे? इंट्रोडक्शन की बातें होंगी। तो इंट्रोडक्शन में बेसिकली देखिए जरा कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि दिस इज दैट पार्ट ऑफ मैनेजमेंट विच बेसिकली डील्स विद द फाइनेंसेस, मनी या मैनेजिंग ऑफ मनी, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स क्या है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के, और सिग्निफिकेंस दैट इज इंपॉर्टेंस क्या है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के। ये सब्जेक्ट अगर आपको अच्छे से करना है कॉम सीसी 7 फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो मैं आपको एक सजेशन दूंगा, अगर आपके पास टाइम है तो थोड़ा सा बिजनेस फाइनेंस को रिवीजन कर लीजिएगा, नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं तो पूरा कराऊंगा ही आपको। लेकिन जिन बच्चों ने भी बिजनेस फाइनेंस को अच्छे से पढ़ रखा होगा उनको ये सब्जेक्ट बहुत इजी लगेगा, क्योंकि दिस सब्जेक्ट इज नथिंग बट जस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ बिजनेस फाइनेंस, ठीक है। नाउ यूनिट 2 में कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड कैपिटल बजटिंग। नाउ कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये वर्ड आपने बिजनेस फाइनेंस में सुना होगा, बट कैपिटल बजटिंग इज ऑल टुगेदर न्यू वर्ड फॉर यू। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो और कैपिटल बजटिंग बहुत ही मैं कहूंगा इजी टॉपिक्स हैं, बट आप थोड़े से लेंदी हैं, कॉन्सेप्ट्स थोड़े ज्यादा हैं इनमें। इनमें थ्योरी भी मिलेंगे आपको, प्रैक्टिकल भी मिलेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग दोनों सीखेंगे, फिर हम लोग देखेंगे कि पास्ट ईयर एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चंस आए हैं, तो उसके बेसिस पे हम लोग अपना एग्जाम की प्रिपरेशंस करेंगे। लेकिन मैं आपको दोनों ही सिखाऊंगा, थ्योरी भी और प्रैक्टिकल भी। तो सबसे पहले तो देखिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है, इसके बारे में समझेंगे, इसके इंपॉर्टेंस के बारे में समझेंगे। नाउ कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ डेट, ये सारी चीजें मैं आपको सिखाऊंगा, आप टेंशन ना लें। प्रेफरेंस कैपिटल, इक्विटी कैपिटल एंड रिटेन अर्निंग्स। प्रेफरेंस कैपिटल बेसिकली प्रेफरेंस शेयर्स को रेफर कर रहा है, इक्विटी कैपिटल मतलब इक्विटी शेयर्स को रेफर कर रहा है। कंबाइंड वेटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इसको बच्चों प्यार से WACC भी बोलते हैं, दैट इज वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, WACC क्या होता है जानने के लिए बने रहे मेरे साथ, मैं आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाले सब्जेक्ट में बहुत अच्छे से बताऊंगा। नाउ मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ कैपिटल बजटिंग, पहले मैं आपको थोड़ा सा एक आइडिया देता हूं कि व्हाट इज कैपिटल बजटिंग।
बच्चों नाम में ही आपको समझ में आ रहा होगा कि एक तो ये वर्ड है कैपिटल और दूसरा है बजटिंग। यानी कि पहला तो कैपिटल है और दूसरा हम बजट बना रहे हैं। बच्चों कैपिटल बजटिंग बेसिकली रेफर्स टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। यानी कि एक कंपनी किसी भी अगर लॉन्ग टर्म में किसी चीज में इन्वेस्टमेंट करना चाह रही है, किसी प्रोजेक्ट में या किसी भी मशीन में या कोई भी प्लांट एंड मशीनरी खरीद रही है या कोई भी एसेट खरीद रही है या कोई भी नए प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रही है जिसमें कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, तो कंपनी अब उसकी एनालिसिस करेगी कि आखिर इस प्रोजेक्ट में मैं ये इन्वेस्टमेंट करूं कि ना करूं, करने से मुझे फायदा होगा कि नहीं होगा। अब ये जो हम लोग एनालिसिस करेंगे इसको नाम दिया गया बच्चों क्या, कैपिटल बजटिंग। और ये एक फाइनेंस मैनेजर का मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल होता है, दैट इज कैपिटल बजटिंग करना। क्योंकि बच्चों लॉन्ग टर्म फंड्स आपके वहां पे इन्वेस्ट हो रहे हैं, अगर आपने गलत कैपिटल बजटिंग कर दिया तो सारे के सारे फंड्स डूब जाएंगे, और फंड्स डूबे तो साथ में कंपनी भी डूब जाएगी। लेकिन अगर आपने अच्छे से उसको कर दिया कैपिटल बजटिंग, सही टेक्निक्स, उसमें कई सारे मेथड्स हम लोग पढ़ेंगे, अगर आपने सही टेक्निक्स को यूज करके सही तरीके से कैपिटल बजटिंग किया तो फिर आपकी कंपनी कहां से कहां निकल जाएगी बच्चों। ठीक है, तो नाउ मेथड्स ऑफ इवैल्यूएटिंग इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। अभी हमने बात की थी ना कैपिटल बजटिंग की, वहां पे जो प्रपोजल्स होते हैं या इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज होती है उनको कैसे कैलकुलेट करेंगे, कौन सा हमारे लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। इसमें कई सारे मेथड्स होते हैं, तो पेबैक पीरियड आपको पढ़ना है, मेथड्स कई सारे हैं, आपको नहीं पढ़ना है, आपको यही सारे मेथड्स पढ़ने हैं। नेट प्रेजेंट वैल्यू, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, एक डीसीएफ पढ़ना नहीं है लेकिन मैं थोड़ा सा आपको पढ़ा दूंगा क्योंकि पटना यूनिवर्सिटी वालों को पढ़ना है, तो दूसरे यूनिवर्सिटी वाले नॉलेज के लिए पढ़ लें, पटना यूनिवर्सिटी वाले आप अच्छे से पढ़ लें। ठीक है, तो मैं पढ़ा दूंगा आपको। और बड़े सारे डिसीजन ट्री हैं, बहुत सारे हैं, सिमुलेशन मेथड्स हैं, सेंसिटिविटी एनालिसिस है, लेकिन वो आपको नहीं करना है। नाउ यूनिट 3 में है कैपिटल स्ट्रक्चर। अब कैपिटल स्ट्रक्चर तो आप लोगों ने बिजनेस फाइनेंस में पढ़ ही रखा है कि एक कंपनी अपने कैपिटल में डेट और इक्विटी किस तरीके से यूज कर रही है, यही उसके लिए क्या है, कैपिटल स्ट्रक्चर है। और इसी को जिस रेशियो में वो करते हैं यूज, उसको कैपिटल मिक्स बोलते हैं। तो देखिए हमें जरा ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर यानी कि पुराने समय से क्या अप्रोच आ रहा है वो जरा पढ़ेंगे। ये एक एमएम हाइपोथेसिस है, हम लोग इसके बारे में भी बात करेंगे। नाउ व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर, आखिर कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कैपिटल स्ट्रक्चर्स को अफेक्ट करते हैं, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। नाउ लीवरेज, ये बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मेरे तरफ से आप लिख लीजिए। ये थियोरेटिकल भी है एंड एट द सेम टाइम इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी है। तो मैं आपको इसके थ्योरीज भी कराऊंगा, एट द सेम टाइम मैं आपको इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी कराऊंगा। और हाँ, कैपिटल बजटिंग के भी मैं आपको थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों कराऊंगा। और कैपिटल स्ट्रक्चर में लीवरेज और अदर चीजों के भी मैं आपको थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों ही कराऊंगा, ताकि आप हर तरह से एग्जाम के लिए तैयार रहें। इसमें आपको लीवरेज में कई सारे लीवरेजेस कैलकुलेट करने होंगे, जिसमें से कि 3 लीवरेज मेनली होते हैं जो हमें कैलकुलेट करने होते हैं। पहला जिसको हम ऑपरेटिंग लीवरेज बोलते हैं, दूसरा जिसको हम फाइनेंशियल लीवरेज बोलते हैं, और तीसरा जिसको कि हम कंबाइंड लीवरेज बोलते हैं। और इन्हीं की मेजरमेंट की बात हो रही है कि कैसे मेजर करेंगे। नाउ यूनिट 4 मैनेजमेंट ऑफ इनकम। अब बच्चों इनकम किसकी, मैं अपनी इनकम को कैसे मैनेज करूं वो बातें करेंगे, या फिर ऑर्गेनाइजेशन की, कंपनीज की या किसी भी बिजनेस एंटिटी के इनकम को कैसे मैनेज करें उसकी बातें होंगी यहाँ पे। तो इनकम हमारे पास जो होंगी वो बेसिकली क्या होंगी, रिटेन्ड अर्निंग्स। रिटेन्ड अर्निंग्स जो है कि वो हमने ओवर द पीरियड जो जमा करके रखा है, जो कि हमने एज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है, ध्यान रखिएगा। रिटेन्ड अर्निंग्स आर व्हाट, these are those earnings of the companies which have not been distributed as a dividend to the shareholders. This is what known as retained earnings. अब ये जो रिटेन्ड अर्निंग्स होती हैं ये सोर्स ऑफ इंटरनल फाइनेंसिंग होती है, क्योंकि इसके लिए कंपनी को किसी से लोन नहीं लेना होता, ये तो सेल्फ जनरेटेड होता है बच्चों। हमने पुराने पास्ट के प्रॉफिट्स को बचा के रखा है ताकि फ्यूचर में हमें किसी से लोन ना लेना पड़े, किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े, तो इसलिए हमने इसको बचा के रखा है। नाउ कॉन्सेप्ट एंड टाइप्स ऑफ डिविडेंड्स।
तो हमें डिविडेंड के कॉन्सेप्ट को समझना है और टाइप्स ऑफ डिविडेंड को समझना। अब मुझे नहीं पता कि आपको पता है कि नहीं पता है, लेकिन मैं आपको बता दूं डिविडेंड दो तरह के होते हैं। एक हम जिसको बोलते हैं फाइनल डिविडेंड और दूसरा जिसको हम बोलते हैं इंटरिम डिविडेंड। अब मुझे नहीं पता आपको पता है कि नहीं पता, लेकिन ये मेरा धर्म है, मेरा कर्तव्य है कि मैं आपको बताता चलूं। तो आज तक आप शायद डिविडेंड जानते हो लेकिन अब आप जरा समझ लें कि आपको डिविडेंड में दो तरह के डिविडेंड्स की बात करनी होगी। एक फाइनल डिविडेंड जिसको कि आप डिविडेंड आज तक समझते हैं, वो बेसिकली डिविडेंड ना होके उसका रियल नेम है एज पर कंपनीज एक्ट फाइनल डिविडेंड। और एक और डिविडेंड है जिसको बोलते हैं इंटरिम डिविडेंड या इंटरनल डिविडेंड, कुछ भी आप बोल लीजिए। नाउ डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिविडेंड पॉलिसी कि हम लोग डिविडेंड दे कि नहीं दे। ध्यान रखिएगा, हमारी कंपनी क्या सोच रही है, हमारी कंपनी डिविडेंड देना चाह रही है या नहीं देना चाह रही है, वो क्या पॉलिसी फ्रेम करती है, डिविडेंड देने की पॉलिसीज बनाती है या डिविडेंड नहीं देने की पॉलिसीज बनाती है। और अगर डिविडेंड देने की पॉलिसीज बनाती है तो किस रेट पे देने की पॉलिसी बनाती है। इन सब चीजों को डिटरमाइन करने के लिए क्या क्या फैक्टर्स जरूरी हैं, ये हम लोग पढ़ने वाले हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिविडेंड पॉलिसीज पे। और डिविडेंड पॉलिसीज के लिए हमें कई सारे मॉडल्स पढ़ने हैं। ध्यान रखिए, वॉल्टर मॉडल पढ़ना है, एमएम हाइपोथेसिस पढ़ना है। लेकिन पटना यूनिवर्सिटी वाले बच्चे आप जरा ध्यान दीजिएगा, मैंने यहां मेंशन नहीं किया है, आप एक और नाम लिख लीजिए, गॉर्डन मॉडल। ध्यान रखिएगा, मैं पढ़ा दूंगा, जिनको भी नॉलेज के लिए पढ़ना हो पढ़ लें, लेकिन पटना यूनिवर्सिटी वाले बच्चे बहुत ध्यान से सुन लें, आपको गॉर्डन मॉडल मैंडेटरी है पढ़ना। आपके सिलेबस में स्पेसिफिकली गॉर्डन मॉडल लिखा है, तो आप सिर्फ वॉल्टर मॉडल नहीं पढ़ेंगे, आप वॉल्टर मॉडल के साथ साथ गॉर्डन मॉडल भी पढ़ेंगे। यानी कि वो कैलकुलेशंस है, उनके फॉर्मूलाज हैं, उसके बेसिस पे हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। ना यूनिट 5 की बात अगर मैं करूं तो मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। बच्चों वर्किंग कैपिटल तो आपने बिजनेस फाइनेंस में पढ़ ही रखा था, बिजनेस फाइनेंस से आपको आइडिया होगा ही वर्किंग कैपिटल का, तो मैं ज्यादा इसके बारे में बात नहीं करूंगा। बस मैं ये बता दूं कि आपको कि इसको मैनेज करने की बातें हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। दैट इज मीनिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल क्या होता है, सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस एंड टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल, नाउ सोर्सेज ऑफ वर्किंग कैपिटल एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। ना अब अगर मैं कॉम सीसी 8 पे आऊं तो यह है हमारा कॉर्पोरेट लीगल फ्रेमवर्क। तो सबसे पहले बच्चों इसमें यूनिट 1 ही है, द इंडियन कंपनीज एक्ट 2013, one of the most easy and interesting topic one of the most interesting topic जिसमें कि आपको बहुत मजा आने वाला है बच्चों। अगर आपको लॉ पसंद है तो ये सब्जेक्ट आपके लिए वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग पेपर होने वाला है बच्चों। तो इसमें आप इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको पहले बता दूं, आपको सारी चीजें नहीं पढ़नी है कंपनीज एक्ट की। सिलेबस में सिलेक्टिव बातें की गई हैं और आपको सिलेक्टिव चीजें ही पढ़नी है। आप बहुत ध्यान रखिएगा कि जितना आपको बताया गया है सिलेबस में मैं उतना ही पढ़ाऊंगा, लेकिन कुछ बातों को समझने के लिए थोड़ा सा कुछ अदर सेक्शंस का रेफरेंस लेना होगा और वो मुझे लेना पड़ेगा, नहीं तो जो टॉपिक्स है वो आपको समझ में नहीं आएंगे, मैं पहले बता दे रहा हूं। यानी कि सपोज कीजिए किसी टॉपिक को समझाने के लिए कुछ ऐसा टॉपिक मुझे पढ़ाना पड़ता है जो कि सिलेबस में नहीं है, तो मैं आपको बता दूंगा कि ये सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन मुझे ये इसलिए बताना पड़ रहा है क्योंकि इस टॉपिक में ये यूज होगा। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले तो नेचर एंड टाइप्स ऑफ कंपनीज, कंपनी का नेचर क्या होता है, कितने तरह के कंपनीज होते हैं, आपने तो कुछ सुना भी होगा, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी। इसके आगे और कुछ सुना है आपने या बस यही सुना है? हाँ सर हो गया, हमने बस इतना ही सुना था, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी। ना ना बच्चे ऐसे थोड़ा ना, कई सारे कंपनीज के बारे में आप पढ़ेंगे, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, 1% कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी, जो बेसिकली आप जिसको एनपीओ बोलते हैं ना, एनपीओ, वो एनपीओ अगर एज अ कंपनी रजिस्टर्ड हो जाती है तो वो सेक्शन 8 कंपनी बन जाती है। फिर आप पढ़ेंगे फॉरेन कंपनी, फिर आप कहेंगे होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, इस तरह से बड़े सारे, डोरमेंट कंपनी, बड़ी सारी कंपनीज के बारे में आप बात करेंगे।
बहुत सारे कंपनीज के बारे में आप बात करेंगे, ठीक है। चलिए, नाउ व्हाट आर द मेमोरेंडम्स एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। एंड प्रोस्पेक्टस के बारे में बात करेंगे। मुझे नहीं पता आपको पता है कि नहीं पता, लेकिन प्रोस्पेक्टस बड़ी मजेदार चीज है, आप पढ़ेंगे कि बेसिकली आईपीओ एंड एफपीओ के टाइम पे कंपनी को देना होता है। आईपीओ बेसिकली इनिशियल पब्लिक ऑफर होता है और एफपीओ फ्यूचर फर्दर पब्लिक ऑफर होता है। नाउ यूनिट 2 में हमें शेयर कैपिटल के बारे में बात करनी है। तो यहाँ पे हम लोग शेयर एंड शेयर कैपिटल के बारे में बात करेंगे, मेंबरशिप एंड ट्रांसफर ऑफ शेयर्स के बारे में बात करेंगे। यानी कि बेसिकली आपको यहाँ पे शेयर्स के बारे में बताया जाएगा। शेयर्स बेसिकली बच्चों आपने सुना होगा 2 तरह के होते हैं, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। अभी तक तो आपने नहीं सुना, बट हम लोग वहां पे बात करेंगे, अच्छे से बात करेंगे। और मेंबरशिप के बारे में बात करेंगे कि क्या शेयर होल्डर और मेंबर एक ही आदमी होता है या शेयर होल्डर अलग होता है, मेंबर अलग होता है। जानने के लिए बने रहिए कॉर्पोरेट लीगल फ्रेमवर्क में मेरे साथ। ना ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, जब एक आदमी एक शेयर्स को दूसरे आदमी को बेचता है तो ट्रांसफर ऑफ शेयर्स होता है। लेकिन बच्चों जानते हैं यहाँ पे आपके सिलेबस में नहीं है, बट एक बड़ा प्यारा सा कॉन्सेप्ट है और हो सकता है कि एग्जाम में पूछ भी दे, ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। क्या होता है मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, लेकिन वहां पे नाउ मीटिंग्स एंड मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो काइंड्स ऑफ मीटिंग, कितने तरह की मीटिंग्स होती हैं कंपनीज एक्ट में? कई तरह की मीटिंग्स होती हैं। एक तो बोर्ड मीटिंग होती है, शेयर होल्डर्स मीटिंग होती है। शेयर होल्डर्स में भी 2 तरह की मीटिंग होती है, एजीएम होती है और ईजीएम होती है। एजीएम बच्चों एनुअल जनरल मीटिंग होती है, ईजीएम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग होती है। कई सारी होती है, ऑडिट कमिटीज की मीटिंग होती है और स्टेक होल्डर्स मीटिंग होती है, बड़े सारी मीटिंग्स होती हैं, होती रहती हैं। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है, कई सारी कमिटीज बनी होती हैं, उनकी मीटिंग होती रहती है। तो बहुत सारी मीटिंग्स है। यहाँ पे आप देख भी रहे हैं, एजीएम के बारे में बात करना आपको, बोर्ड मीटिंग्स के बारे में बात करें। इसका मतलब है कि आपको लिमिटेड चीजें पढ़नी है, आपको पूरा नहीं पढ़ना है। आपको सिर्फ एजीएम के बारे में पढ़ना है, बोर्ड मीटिंग्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है ना। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ डायरेक्टर्स एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी। अब यहाँ पे आपको पहले ये समझना होगा कि डायरेक्टर कौन होता है और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन होता है। तो मैं आपको वहां पे डिटेल में बता दूंगा कि डायरेक्टर कौन होता है और मैनेजिंग डायरेक्टर क्या होता है, और उसके बाद उनके रोल्स के बारे में बात करना है। हालांकि इसमें ईजीएम का चर्चा तो नहीं किया गया, बट आप यहाँ पर समझ लीजिए कि मैं आपको ईजीएम भी बता दूंगा कि एजीएम क्या होता है और ईजीएम क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, एंड बोर्ड मीटिंग्स क्या होते हैं, ठीक है ना। तो ये 3 चीजें हम लोग मीटिंग्स करेंगे। ना यूनिट 4 में हम लोग बात करेंगे अकाउंट्स एंड ऑडिट की। यानी कि कंपनी अकाउंट्स आपने 12th क्लास में भी बनाया होगा, आपने ग्रेजुएशन में भी बनाया होगा। कंपनी अकाउंट्स आपने बनाया होगा, याद कीजिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट आर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी, तो आप क्या जवाब देंगे? ये एनुअल अकाउंट्स है ना। अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट डू यू मीन बाय द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी, तो आप क्या जवाब देंगे? बोलिए जरा। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, मैं फिर से कह रहा हूं, मुझे नहीं पता कि आपको पता है कि नहीं पता, लेकिन ये मेरा धर्म है कि मैं आपको बताऊं, ठीक है ना। तो मैं आपको बता दूं कि अगर मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी की बात करूंगा तो मुझे सबसे पहले रेफर करना पड़ेगा कंपनीज एक्ट को। और कंपनीज एक्ट में बहुत क्लियरली बताया गया है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या चीजें कवर होती हैं। सबसे पहली चीज बैलेंस शीट, ठीक है। दूसरी चीज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ध्यान रखिएगा, अकाउंट मत बोलिएगा, क्योंकि वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं है। ध्यान रखिएगा, वो पहले कंपनीज एक्ट 1956 हुआ करता था ना, उसमें शेड्यूल 6 था, वहां पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वर्ड यूज था। जो कंपनीज एक्ट 2013 है, वहां पर ये शेड्यूल 3 हो गया है, और शेड्यूल 3 में आपको जो वर्ड दिया गया है प्रॉफिट एंड लॉस के लिए, दैट इज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। बस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बोला गया है, ध्यान रखिएगा। तो 2 चीजें मैंने बता दी आपको, एक तो बैलेंस शीट, दूसरा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तीसरा बच्चों ध्यान रखिएगा, बहुत जरूरी है, आपने 12th में भी पढ़ा होगा और आगे भी पढ़ा होगा और हम लोग यहां भी पढ़ेंगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स।
कैश फ्लो स्टेटमेंट्स कुछ याद आ रहा है आपको? तो ध्यान रखिएगा, कंपनीज के केस में वो मैंडेटरी है, आपको बनाना ही पड़ेगा। यानी कि सोल प्रोप्राइटर बनाए ना बनाए उसकी मर्जी है, पार्टनरशिप फर्म बनाए ना बनाए उसकी मर्जी है, एलएलपी या फिर एनपीओ बनाए ना बनाए उसकी मर्जी है, लेकिन अगर आप किसी भी कंपनी के फॉर्म में रजिस्टर्ड हैं तो फिर आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना ही पड़ेगा बच्चों। ठीक है, तो ये तीन चीजें हो गई ना। चौथा, नोट्स टू अकाउंट्स। जी हाँ, चौथा नोट्स टू अकाउंट। एंड पांचवा, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी वेर एवर एप्लीकेबल। तो ध्यान रखिए कि जो पांचवी चीज है ना, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी वेर एवर एप्लीकेबल, यानी कि अगर किसी कंपनी में कुछ इक्विटी में चेंज है, यानी कि आपने कुछ इशू वगैरह किया है या बायबैक वगैरह किया है, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स वगैरह किया है, तो ही ये स्टेटमेंट बनेगा, वरना पिछला वाला ही कंटिन्यूड माना जाएगा। इसलिए लिखा गया वेर एवर एप्लीकेबल। तो ध्यान रखिएगा, चार चीजें तो मैंडेटरी बनेंगी और पांचवी चीज जो है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, वो तभी बनेगी जब उसकी रिक्वायरमेंट होगी। तो ध्यान रखिएगा, कंपनीज एक्ट पांच चीजों को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में काउंट करता है। ध्यान रखिएगा, पहला कौन सा? बैलेंस शीट। दूसरा कौन सा? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, अकाउंट मत बोलना। तीसरा कैश फ्लो स्टेटमेंट। चौथा 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 बोलो, नोट्स टू अकाउंट्स। पांचवा 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 बोलो 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 बोलो, पांचवा क्या था? अरे स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी वेर एवर एप्लीकेबल। नाउ स्टैट्यूटरी ऑडिट क्या होता है? स्टैट्यूटरी ऑडिट होता है जो कि किसी स्टैट्यूट के द्वारा मैंडेटरी किया गया हो। स्टैट्यूट मतलब लॉ, और यहां पे कौन सा लॉ मैंडेट करेगा? कंपनीज एक्ट 2013। तो कंपनीज एक्ट 2013 कहता है कि कोई भी कंपनी हो उसको साल में एक बार स्टैट्यूटरी ऑडिट करवाना पड़ेगा, और ये स्टैट्यूटरी ऑडिट सिर्फ और सिर्फ एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ही कर सकता है। इसके अलावा और कोई नहीं कर सकता है, ना कोई कंपनी सेक्रेटरी कर सकता है, ना ही कोई कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट कर सकता है। सिर्फ और सिर्फ कौन करेगा बच्चों? चार्टर्ड अकाउंटेंट। फिर स्पेशल ऑडिट्स, कई तरह के स्पेशल ऑडिट्स होते हैं, जैसे कि हम लोग पढ़ेंगे, आपने ऑडिट्स वगैरह में पढ़ा होगा, स्टॉक ऑडिट पढ़ेंगे, इंटरनल ऑडिट पढ़ेंगे, वगैरह वगैरह, बड़े सारे ऑडिट्स होते हैं, ये आप पढ़ेंगे। कॉस्ट ऑडिट, कॉस्ट ऑडिट के बारे में बात करेंगे कि कंपनी के खर्चे हैं तो कई बार वो खर्चों को ज्यादा दिखा देती है ताकि एक्सपेंसेस ज्यादा दिखे और प्रॉफिट लो हो जाए, तो इसकी वजह से उनकी टैक्स लायबिलिटी क्या हो जाए? कम हो जाए। तो जब अगर ऐसा कुछ होता है तो उनको या तो फिर आरओसी की तरफ से नोटिस आता है, या तो फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस आ जाता है और उनको कॉस्ट ऑडिट करवाना पड़ता है। अब कॉस्ट ऑडिट बच्चों ध्यान रखिएगा, एक सीए भी कर सकता है और सीएमए भी कर सकता है, स्टिल कंपनी सेक्रेटरी नहीं कर सकता। तो कॉस्ट ऑडिट जो है वो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट भी कर सकता है और चार्टर्ड अकाउंटेंट भी कर सकता है, लेकिन स्टैट्यूटरी ऑडिट सिर्फ और सिर्फ एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ही कर सकता है ना। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की, एक कंपनी की कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सेक्शन 135 है, हम लोग बात करेंगे उसके बारे में। नाउ यूनिट 5 अगर मैं बात करूं तो अदर लेजिस्लेशंस हैं, जिसमें कि यूनिट 5 फोकसेस ऑन द लेजिस्लेशन इन्फ्लुएंसिंग द कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट। बहुत सारी ये भारी भारी बातें हो रही हैं, आप आराम से पढ़ लीजिएगा। मैं आपको इसका ब्रीफ बता देता हूं कि सबसे पहले आपको सेबी के बारे में पढ़ना है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, क्या है, कैसे हमारे लिए काम करता है, तो ये हमें देखना है। बहुत ज्यादा चीजें नहीं है, लिमिटेड चीजें हैं, लिमिटेड ही पढ़ना है। फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, इससे पहले जो एक्ट था उसको बोलते थे फेरा, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटरी एक्ट। तो रेगुलेटरी वर्ड जो होता है वो अपने आप में काफी स्ट्रिक्ट होता है, वो रेगुलेट यानी कि कंट्रोल करता था, लेकिन फिर उसको बदल के फेमा लाया गया, दैट इज अब रेगुलेशन को बदल के मैनेजमेंट कर दिया गया। यानी कि सरकार कहती है हम आपको रेगुलेट नहीं करेंगे, हम आपको कंट्रोल नहीं करेंगे, हम सिर्फ आपको मैनेज करेंगे। ठीक है, तो फेमा आ गया। नाउ आईआरडीए, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, बेसिकली इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर जो एप्लीकेबल होते हैं ये आईआरडीए लॉज एप्लीकेबल होते हैं। जैसे बैंकिंग के ऊपर ये आरबीआई एक्ट एप्लीकेबल होता है, वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज के ऊपर इलेक्ट्रिसिटी एक्ट एप्लीकेबल होता है। उसी तरह से इंश्योरेंस कंपनीज के ऊपर कंपनीज एक्ट तो एप्लीकेबल होता ही होता है, एट द सेम टाइम आईआरडीए भी एप्लीकेबल होता है। एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, यानी कि एक कंज्यूमर को क्या क्या राइट्स दिए गए हैं, किस तरह से वो अपने गुड्स या सर्विसेज को कंज्यूम करेगा, और उसमें अगर उसको डिफेक्ट्स मिलते हैं तो वो कैसे कंज्यूमर फोरम या फिर कंज्यूमर कोर्ट्स तक जाएगा और सेलर्स को
या फिर प्रोड्यूसर्स को मजा चखाएगा। बड़ा मजा आएगा आपको पढ़ने में, आपको आपकी ताकत पता चलेगी कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में आपको क्या क्या राइट्स दिए गए हैं, किस तरह से आपके पास रेमेडीज अवेलेबल हैं जिनसे कि आप बैड क्वालिटी गुड्स और सर्विसेज के अगेंस्ट आप केस या सूट फाइल कर सकते हैं। हालांकि आपको सिलेबस में नहीं है, बट अगर कभी टाइम मिले तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पढ़ने के साथ साथ कंपटीशन एक्ट को जरूर पढ़ लीजिएगा। तो दोनों को जब आप मिक्स करके पढ़ेंगे ना तो आपकी क्लैरिटी और ज्यादा अच्छी आएगी। बट अगर वो रियल लाइफ में आपको जरूरत पड़ती है तो, नहीं तो एग्जाम पर्पसेस के लिए आपको जरूरत नहीं है। नाउ लास्ट, फॉर्म CC 9, दैट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग, यूनिट 1 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, यानी कि हम यहाँ पे फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात नहीं कर रहे हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो अकाउंटेंट करता है, ये मैनेजमेंट की अकाउंटिंग हो रही है, यानी कि एज अ मैनेजमेंट हम क्या अकाउंटिंग करेंगे। तो देखिएगा जरा, मैनेजमेंट अकाउंटिंग एज एन एरिया ऑफ अकाउंटिंग, यानी कि अकाउंटिंग का एक सब हेड होता है, कौन सा, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। याद कीजिए 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा, कई सारे तरह के अकाउंटिंग होते हैं, उसमें से फाइनेंशियल अकाउंटिंग था जो हमें पढ़ना था। अब यहाँ पे आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, आखिर मैनेजमेंट अकाउंटिंग के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। नाउ नेचर एंड स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, यानी कि कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है और मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है, दोनों में डिफरेंसेस क्या है, और कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग तीनों क्या है, और तीनों एक दूसरे से, एक तीसरे से कैसे अलग हैं, यानी कि ये सब हमें पढ़ना है। फिर बच्चों बजटिंग, यानी कि हम अगर एक कंपनी में हैं और कंपनी में हमारे बॉसेस या फिर मान लीजिए MD या फिर किसी ने भी CEO ने बोला कि देखो मैं ऐसा ऐसा कुछ करना चाहता हूं, जरा बजट बनाओ। बजट बनाओ होता है ना, जैसे आप लोग पार्टी वार्टी करने जाते हैं, पिकनिक करने जाते हैं तो बजट बनाते हैं। तो ऐसा ही कुछ सोचिए कि कंपनी है, कोई या तो प्रोडक्ट लॉन्च करना चाह रही है, या कुछ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अप्लाई करना चाह रही है, या किसी प्रोडक्ट के इनोवेशन में खर्च करना चाह रही है, तो आपको बोल रही है बजट बनाओ। कैसे बनाएंगे आप बजट? अच्छा चलो ना, उठेंगे सर रुकिए, रिक्शा भाड़ा 100 रुपया, उसको 100 रुपया देना पड़ेगा घूस, ऐसा ऐसा करके थोड़ा ना आप बनाएंगे। तो बजटिंग आपको आना चाहिए। तो सबसे पहले आप डेफिनेशन ऑफ बजट सीखेंगे, एसेंशियल्स ऑफ बजटिंग सीखेंगे, एंड टाइप्स ऑफ बजट, दैट इज फ्लेक्सिबल बजट, फंक्शनल बजट, सेल्स बजट, प्रोडक्शन बजट, ये सारी तरह के बजट्स आप पढ़ेंगे, सीखेंगे, बनाना भी सीखेंगे और थ्योरेटिकल एस्पेक्ट भी सीखेंगे। ना यूनिट 3 स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरिएंस एनालिसिस, ये बच्चों ध्यान रखिएगा थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल है, क्योंकि इसमें फॉर्मूलाज ही फॉर्मूलाज है, मजा आएगा आपको फॉर्मूलाज कर करके, फॉर्मूलाज ही फॉर्मूलाज, एकदम मजा आ जाएगा आपको। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एज अ कंट्रोल टेक्निक, तो ध्यान रखिएगा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बेसिकली एक कंट्रोल टेक्निक होता है, यानी कि ये मदद करता है, बेसिकली इसमें एनालिसिस करते हैं, वेरिएंस एनालिसिस, यानी कि हमने जो बजट बनाया था और एक्चुअल में जो खर्चा हुआ, दोनों में क्या डिफरेंस है। अगर हमने जो बजट बनाया था उससे कम खर्चा हुआ है तो हम बोलेंगे द वेरिएंस इज पॉजिटिव, यानी कि हमने जो बजट बनाया था उससे कम खर्चा किया, तो ये तो अच्छी बात हुई ना, फेवरेबल बोलेंगे इसको हम लोग, ठीक है, फेवरेबल वेरिएंस। लेकिन अगर हमने बजट बनाया था, सपोज करिए हमने 100 रुपए बजट बनाया था, खर्चा कर दिया 120 रुपए, तो बताइए जरा, क्या मैं ये बोलूंगा ना कि 20 रुपए ज्यादा खर्च कर दिए, हम नेगेटिव में चले गए, तो इसको बोलेंगे नेगेटिव वेरिएंस, और ये कंपनी के लिए खराब मानी जाती है, ठीक है। तो अगर हमारा वेरिएंस निकलेगा तो फिर हम अगली बार से उसको कंट्रोल करेंगे ना कि भाई कहाँ गलती हुई, बजट हमने ऐसे बनाया बट एक्चुअल खर्चा करने समय आया तो ऐसा हो गया, तो आखिर क्या दिक्कत है, तो इसको हम लोग वेरिएंस एनालिसिस करते हैं। ये देखिए वेरिएंस एनालिसिस हमें करना है, इट्स मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस, काइंड्स ऑफ वेरिएंसेस एंड देयर यूजेस एंड मटेरियल एंड लेबर वेरिएंसेस, यानी कि किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में अगर एक कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी या कोई भी कंपनी है, उसमें मटेरियल तो लगेगा ही बच्चों, रॉ मटेरियल, लेबर तो लगेगा ही लगेगा, तो मटेरियल और लेबर की बातें ही करनी है आपको, ओवरहेड्स वगैरह की बातें नहीं करनी है। मैं यहां लिख देता हूं ओवरहेड्स नॉट इन
सिलेबस, ओवरहेड्स हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो इसलिए मैं ओवरहेड्स की बातें नहीं करूंगा। ठीक है, चलिए यूनिट 4 ब्रेक इवन एनालिसिस। बच्चों मैं सबसे पहले तो आपको बता दूं कि ब्रेक इवन होता क्या है। बच्चों व्हेन सेल प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस, व्हेन द सेल प्राइस ऑफ अ कमोडिटी या प्रोडक्ट इज इक्वल टू इट्स कॉस्ट प्राइस, देन इट इज नोन एज ब्रेक इवन पॉइंट। क्या मैं इसको बोल सकता हूं कि दिस इज अ पॉइंट वेयर देयर इज अ नो प्रॉफिट नो लॉस। यानी कि सपोज कीजिए कि मैंने एक प्रोडक्ट को बनाने में सारे खर्चे अगर आप मिला दें कि एक प्रोडक्ट को बेचने तक का खर्चा 100 रुपया है और मैंने उस प्रोडक्ट को बेचा भी 100 रुपया में, तो मैंने कमाया कितना? बोलिए जरा। अरे एक प्रोडक्ट को बनाने में 100 रुपए लगे और उसको बेचा भी 100 रुपए पे, तो कितना कमाया मैंने? मैं कहूंगा 0, अंडा। बोलिए जरा, क्या मैं कुछ गलत बोल रहा हूं? तो यानी कि अगर एक कंपनी ब्रेक इवन पे काम कर रही है तो क्या वो किसी भी तरह का प्रॉफिट बुक कर रही होगी? मैं कहूंगा नहीं। लेकिन कई बार बच्चों जानते हैं जो नई कंपनीज होती ना, वो मार्केट में सरवाइव करने के लिए कि कुछ दिन टिक जाएं, लोगों के अंदर अवेयरनेस आ जाए, वो ब्रेक इवन पे ही काम करती है कि भैया अभी मुनाफा ना कमाए, कम से कम खर्चा तो निकल जाए, कम से कम खड़े तो रहे साल 2 साल, लोगों को हमारे बारे में पता चले, फिर तो सेल प्राइस बढ़ा ही लेंगे। या फिर जब प्रोडक्शन डिमांड बढ़ेगी, हमारी प्रोडक्शन बढ़ेगी तो सिनर्जीज का बेनिफिट लेंगे और कॉस्ट ऑटोमेटिकली डाउन होगा। भले सेल प्राइस उतना ही रहे बट कॉस्ट डाउन हो जाएगा, प्रॉफिट बुक कर लेंगे। तो ये बातें होती हैं बच्चों। तो ब्रेक इवन भी कई बार बड़ी जबरदस्त चीजें होती हैं, तो हमें ब्रेक इवन का एनालिसिस करना होगा और कॉस्ट रिलेटेड टू कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू कॉस्ट वॉल्यूम एंड प्रॉफिट एनालिसिस हमें पढ़ना है। ब्रेक इवन पॉइंट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी बात करेंगे हम लोग। मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है? इसको बेसिकली एमओएस बोला जाता है। एंड ब्रेक इवन चार्ट, तो ब्रेक इवन पॉइंट जब हम निकाल लेंगे तो उसका एक चार्ट, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। हम लोग ब्रेक इवन चार्ट के बारे में बात करेंगे। और ये है यूनिट 5 मैनेजमेंट रिपोर्टिंग। यूनिट 5 कहता है कि मैनेजमेंट को रिपोर्टिंग करना है। तो अब यहाँ पे एफआईएस की बात होगी, अब ये देखिए उधर एमआईएस की बात हो गई 2 बार, तो फिर एफआईएस की बात भी होगी। और एफआईएस क्या है? तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब देखिए एमआईएस हमने 2 बार सीखा। मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट में क्या था? बोलिए ना जरा, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन इसमें क्या था? मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट में क्या था? मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, एमआईएस। अभी मार्केटिंग मैनेजमेंट में भी एमआईएस था, वो क्या था? मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। और अब फाइनेंशियल में इसमें ये मार्केट इसमें मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आ गया है एफआईएस, और ये क्या है? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसका नीड, इंपॉर्टेंस एंड एसेंशियल्स ऑफ अ गुड रिपोर्टिंग सिस्टम की, अगर एक गुड रिपोर्टिंग सिस्टम हमें चाहिए, गुड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम हमें ऑर्गेनाइजेशन में चाहिए, तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या क्या एसेंशियल्स हैं जो उसके लिए चाहिए। तो ये है बच्चों आपका सिलेबस, ये कंप्लीट सिलेबस है आपका। अब एज ऑलवेज जैसा मैंने पहले भी बताया था, मैं कोई बुक रिकमेंड नहीं कर रहा हूं, लेकिन हाँ मैं ये कह रहा हूं कि मेरे ही नोट्स लेना, क्योंकि मैं अपने ही नोट से पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत करके आपके लिए बनाया है। प्लीज बच्चों थोड़ा सा मतलब ध्यान रखिएगा सर का, ठीक है। तो इसी के साथ मैं आपको कहूंगा थैंक यू ऑल, ऑलवेज बी विथ यू, आई ऑलवेज बी विथ यू इन योर प्रिपरेशन जर्नी। रोहित सिंह। तो बच्चों ये था मेरी तरफ से आपको पूरा का पूरा सिलेबस का एनालिसिस। अब इसके बाद हम लोग कहाँ मिलेंगे तो मैं आपको बता दूं, हम लोग मिलेंगे, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कॉम सीसी 7, यानी कि आपको जो अगला लेक्चर मिलेगा वो किसका मिलेगा? कॉम सीसी 7 का। और हम लोग सीधा यूनिट 1 की बातें शुरू करेंगे। बस हार्डली 5 मिनट का इंट्रोडक्शन दूंगा मैं उसका, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, और फिर हम लोग यूनिट 1 से शुरू हो जाएंगे वहां पे।
मेरी कोशिश है कि बहुत ही तेजी से और बहुत ही जल्दी आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दूं, ताकि आप उसको जम के पढ़ें और अच्छे से रिवाइज करें और बहुत अच्छा स्कोर करें बच्चों। और जिस भी कॉन्सेप्ट के जितने भी पॉइंट्स होंगे, आप यकीन मानिए मैं आपको वो पॉइंट्स भी इतने अच्छे से याद करा दूंगा ना कि कंटेंट आप खुद ही लिख लेंगे एग्जाम में। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, आपको पॉइंट्स को समझना है और पॉइंट को याद करना है। तो मैं आपको पॉइंट बहुत अच्छे से याद करा दूंगा, बार बार रिवीजन करा करा के आपको पॉइंट्स याद करा दूंगा मैं, आप टेंशन ना लें। कंटेंट भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर रहेगा, तो आपकी राइटिंग स्किल्स अगर अच्छी हैं तो आप बहुत अच्छे से लिख पाएंगे उसको। और अगर आपकी राइटिंग स्किल्स अच्छी नहीं है बच्चों, तो मैं कहूंगा कि थोड़ा सा ध्यान दीजिए इस पे, क्योंकि आप अब एमकॉम लेवल पे, इसके आगे अब आपको मौका नहीं मिलेगा कहीं भी अपनी राइटिंग स्किल्स को सुधारने का। यही आपके पास लास्ट एंड लास्ट चांस है। तो इसको डू और डाई सिचुएशन बना दीजिए और अपनी राइटिंग स्किल्स को सुधारिए। ठीक है, आज बच्चों मैं यहीं तक रुकूंगा। नेक्स्ट हम लोग मिलते हैं कॉम सीसी 7 के साथ फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय एंड टेक केयर। दिस इज रोहित सिंह साइनिंग ऑफ, बाय बाय।